हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट वाला एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जिन्होंने अपना करियर एनिमेशन वीएफएक्स के फील्ड में स्टार्ट किया आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, और उसके बाद एक सक्सेसफुल करियर को परस्यू कर रहे हैं अभी एज एन। इन्होंने अपनी करियर आई थिंक मैट पेंटिंग से स्टार्ट करा था। तो आज का जो टॉपिक भी होगा वो पूरा का पूरा मैट पेंटिंग आर्टिस्ट के ऊपर ही होगा कि क्या करते हैं ये मैट पेंटिंग आर्टिस्ट, किस तरीके से काम होता है और किस तरीके का डिमांड है इस फील्ड में। ये तमाम जानकारी आज के इस एपिसोड के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए आपको मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बुलाते हैं आज के गेस्ट और आज के आर्टिस्ट अंशुमन पुरोहित को। अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट, जहां पे हम लोगों को, जो आने वाले इस फिल्म में आने वाले बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को हम इंडस्ट्री के आर्टिस्ट और सिर्फ पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं बल्कि वो तमाम बच्चों से भी मिलवाते हैं जो अभी अभी जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है और 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से उन्होंने अपना करियर को परस्यू किया है। तो हम उन बच्चों से भी मिलवाते हैं ताकि उनका दिमाग थोड़ा खुले और उन्हें ये यकीन हो जाए कि हाँ, इस फील्ड में कुछ तो किया जा सकता है भाई साहब। तो अंशुमन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस एपिसोड में। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा वाला इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे आया हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट फॉर दिस थिंग, मैं इतना काम नहीं किया हूँ, बट रियली आई रियली फील ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया है। मैं डर रहा था पहले, फिर आपने समझाया मुझे कि इट्स नॉट अबाउट दैट कि कोई कुछ ऐसा है। मुझे लगा कि पीपल जो भी है, जो भी आपके सब्सक्राइबर, जो भी स्टूडेंट हैं, वो सारे को समझाने की इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के लेवल वर्क क्या होता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम ऑफ मूवीज, बट हाँ, मेरा भी कुछ चल रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। That's the thing, sir. बिल्कुल, Thank you so much for inviting me first. वेलकम डियर, वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड और सबसे पहले जानेंगे कि अंशुमन पुरोहित के बारे में कि अंशुमन पुरोहित आप कहाँ से हो, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, और उसके बाद फिर शुरू होगा सवालों का सिलसिला और उसके बाद हम जानेंगे बहुत सारी चीज इस एपिसोड में। अंशुमन, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शंस, लाइक आप बेसिकली कहाँ से हो और आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से कंप्लीट किया है? Hi everyone, yeah, अंशुमन पुरोहित एंड मैं ओडिशा से हूँ। ओडिशा से, मैं एक सुबर्णपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ही हूँ। बेसिकली मेरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। एज ए मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई से एक एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया फील्ड में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, आई थिंक सो, बहुत लोगों को आप चूज जब करोगे ना, बहुत सारे डिफिकल्टी होता है क्योंकि यू हैव रिलेटिव्स फर्स्ट, देन आपके पापा मम्मी जब काम करते होंगे, उनकी कलीग्स एंड बहुत सारी चीजें होता है कि रुकावट बनने के लिए होता है। ओके, सो लाइफ इज लाइक कि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सारे के घर में, जो सब लोग बोलते होंगे कि भैया तेरे को साइंस लेना है, साइंस के बाद तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके टीचर बनना है, और उसके बाद कोई भी लाइफ नहीं है, यही है, घर में रह के ये सारी चीजें करना है। तो वैसे एक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद आई एम स्टार्टिंग माय जर्नी इन मैक भुवनेश्वर, जिसमें ब्रजेश सर ही मेरे फैकल्टी थे, फर्स्ट क्लास में जिसके साथ मैं क्लास किया था, मतलब जिसने मुझे स्टार्टिंग किया था, ब्रजेश सर ही थे पहली बार। दैट्स अ थिंग आई एम, और मैं अभी यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जिसके घर में सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, वहां से निकलकर मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में जाना, एक अलग दुनिया में अपनी करियर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे भाई। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और आपको बहुत लोगों को ये फेस भी हुआ होगा। तो वहां से निकलकर अंशुमन बन जाते हैं मैट पेंटिंग आर्टिस्ट। तो इनकी जर्नी क्या रही है वो सब जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो अंशुमन, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने कौन सा कोर्स किया था? मैंने मैक में एडीबीएफएक्स प्लस का कोर्स किया था। और या एक्चुअली सर, द कोर्स इज गुड। एक्चुअली हम लोग कोर्स कर लेते हैं, बट कोर्स में क्या हम पर्टिकुलरली चीज लेते हैं,
वो मतलब हम लोग एक्चुअली, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कोर्स इज नॉट अबाउट द कोर्स। कोर्स में हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाया जाता है, जैसे इंट्रोडक्शन थिंग्स, और उसके बाद आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ता है। सो दैट्स द थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोर्स इज लाइक अ स्कूलिंग कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसके बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, फिर उसको लेकर आप मास्टरी करो और उस पे ही आप आगे बढ़ो। ग्रेट। सो बेसिकली DVFX का जो कोर्स है वो कोर्स एक एडवांस विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स है, जिसके अंदर आपको 3D, मैच मूव, थोड़े से इफेक्ट्स के पार्ट, फिर डिजाइनिंग के पार्ट, कंपोजिशंस वगैरह सारी चीजें सिखाई जाती हैं, इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर्स न्यू, PF ट्रैक, मोका, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, 3ds Max, माया, ये सारी चीजें वहां पे रहती हैं बेसिकली। तो अंशुमन, अब ये बताओ कि आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखे थे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जब आप एक कोर्स लेते हो, आपने मैट पेंटर बनना कैसे डिसाइड किया? मतलब किस तरीके से आपने ये डिसाइड किया कि आपको मैट पेंटिंग आर्टिस्ट बनना है? मेरा फर्स्ट जॉब एज ए 3D आर्टिस्ट था। भुवनेश्वर एक इंटीरियर स्टूडियो में था, जो ब्रजेश सर ने मेरे को बहुत फोर्सफुली किया था कि भाई तू जा एंड जॉब करके आ, इंटरव्यू दे के आ, और वो जॉब मेरा हो गया अभी था। एंड आई एम वर्किंग देयर फॉर लाइक, मैंने 6 मंथ वहां पे काम किया, एंड देन मुझे 3D का बहुत अच्छा खासा ज्ञान हो गया था वहां पे। देन क्या हुआ, द इंडस्ट्री अभी जो चल रहा है सर, 3D DMP चल रहा है। DMP हमारा कट गया है, क्योंकि जो DMP है प्रोजेक्शन हो रहा है, न्यू कैड हो रहा है उसमें, क्योंकि पहले न्यू कैड नहीं हो रहा था। जो DMP आर्टिस्ट थे पहले फोटोशॉप में ही काम करते थे। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट रेड चिली स्टूडियोज, मेरे 2-3 कलीग्स थे वहां पे जो लोग सिर्फ फोटोशॉप में ही काम करते, प्रोजेक्शन को छूते भी नहीं थे। बिल्कुल। तो द थिंग इज कि जो DMP आर्टिस्ट है वो पूरा 3D DMP है। तो मैं, जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था, आई एम द वर्किंग ऑन 3D आर्टिस्ट इन टेक्निक, हेलोसिन नाम का एक स्टूडियो था, वहां पे मैं काम करता था। देन आई गॉट ए चांस फॉर इंटर्नशिप इन टेक्निकलर MPC। वहां पे मुझे 3D DMP आर्टिस्ट का एक मतलब इंटर्नशिप था। वहां पे एक सर थे, मेरा एक मेंटर थे, हिज नेम इज सौम्यजित रॉय, कॉलेज रॉय। एंड वो मैं भी मतलब यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीज सीखा था, बट जो थिंग इज की डेवलपमेंट जो चीज होता है, वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। बट बैड थिंग इज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ टेक्निकल में। ओके। या तो मेरे को बहुत बुरा लगा था, लाइक मेरा पूरा हार्ट ब्रेक हो गया था। I'm not, मैंने खाना भी खाना छोड़ दिया था एक दिन के लिए। एंड मम्मी ने बोला कि नहीं भाई, जो हुआ है, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़े ना, एक चला गया तो दूसरा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मतलब बहुत, मतलब मैं सच बोलूं सर, लाइक जब टेक्निकलर से मेरे को लास्ट कॉल आया था ना, आई रिमेम्बर दैट कॉल कि भाई सॉरी, यू आर रियली सॉरी, हमारा जितने था उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है एंड यू आर नॉट सिलेक्टेड। मेरे साथ बहुत थे, 2-3 बहुत सारे लोग थे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट आई फील कि मैंने उस टाइम लगा था कि मेरे में थोड़ा सा गलती है, मैंने कुछ गलती किया होगा, ऑब्वियसली दिस गाइस आर नॉट सिलेक्टेड टू मी। देन जो मेंटर थे वो मेरे को लाइक बहुत अच्छे गाइड कर रहे थे हर चीज में, कि भाई तू यहाँ पे अप्लाई कर दे, कि अंशुमन यू हैव टू अप्लाई देयर, अंशुमन यू हैव टू अप्लाई देयर। लाइक वो हर टाइम मेरे को मैसेज करते थे कि मतलब पता है सर, आप किस जगह जाते हो, कुछ नहीं मिलता वहां से, बट वहां से कुछ इंसान जो ऐसे बन जाते हैं ना, रिश्ते बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाता है। ग्रेट। तो आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग लाइक टेक्निकलर से। देन टेक्निकलर के बाद मैंने एक ऑफर आया कि डीनेक्स से मुझे, कि हमारा रोड शो हो रहा है बैंगलोर में एंड आप बैंगलोर आ सकते हो क्या? तो आई सेड यस। मैंने कुछ नहीं देखा, आई बुक माई फ्लाइट टिकट एंड डायरेक्ट मैं पहुंच गया बैंगलोर। किसी को जानता नहीं था वहां पे। मेरे को पूरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट था मेरा, क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम रहा नहीं हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट था। मैं फ्लाइट लिया और पहुंच गया वहां बैंगलोर में। एंड देन मेरे को थोड़ा पैनिक अटैक आता है, तो लाइक बैंगलोर जब मैं फ्लाइट में नीचे उतरा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरी एक दोस्त है आकांक्षा नाम का, सी वर्किंग ऑन लाइक, वो भी काम करती है, ब्रजेश ऑलरेडी नोस। तो उसको कॉल किया कि मैं बेंगलुरु आ गया हूँ एंड देन आई नीड हेल्प, कि मुझे कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसने बोला कि तू कोई काम हो जा पहले,
एंड देन टेक ए बस, वहां पे बस होता है, तो बस लेके तू इस जगह में आ जा। तो आई टेक ए बस, फिर मैं उस जगह गया, आई बुक ए होटल, मैं खुद मेरा आई लिटरली से मैं खुद से मतलब कुछ किया नहीं था। एट दैट डे आई फील लाइक कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। एंड देन मैंने टिकट बुक किया, एंड देन डायरेक्ट मैंने होटल बुक किया एंड वहां पे रह गया। दूसरे दिन मॉर्निंग हुआ भी नहीं था, मेरे को नींद नहीं आ रहा था दूसरे, क्योंकि इंटरव्यू था। मेरे पूरा रिज्यूम सारे पूरा रेडी कर लिया, पोर्टफोलियो रेडी कर दिया। मुझे ये था कि मेरे को जॉब लगाना है, और मैंने वहां पे दो इंटरव्यू के लिए गया था मैं वहां पे, एक टीनेक का और एक मैं बोल सकता हूँ दूसरे कंपनी, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक फ्रेम स्टोर का। जो फ्रेम स्टोर इज समथिंग लाइक थोड़ा सा बहुत बड़ा कंपनी है, बट या ये नहीं रखना नहीं चलेगा, बोलो। तो मतलब फर्स्ट मैं डीनेक में गया एक्चुअली, और वहां पे मैं फर्स्ट कैंडिडेट था वहां पे। एंड मतलब वहां पे पता है सर, मैं वहां पे एंट्री किया, मेरे को लगा कि मेरा तो फट जाएगा। मतलब यहाँ पे सारे के सारे पूरा लाइक सब लोग 3-4 years एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ एक इंटर्नशिप करके आया हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। देन जब मैंने वहाँ के एचओडी जो है हमारे यहाँ सर, तो उनसे मिला मैं जब इंटरव्यू के टाइम, तो ही इज लाइक वेरी काइंड। मतलब वो लोग वो मुझे बोले कि डोंट वरी, क्यों पैनिक कर रहा है, मैं तेरे को शांत हो जा, आराम से ले ले, पानी पिएगा, पानी में मंगाओ, लाइक ऐसे 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 बात की है मेरे से। देन अपने आप मैं थोड़ा सा काम हो गया वहां पे, मेरा मतलब नर्वसनेस एंड ऑल दिस थिंग। एंड मैं क्योंकि आफ्टर द कोविड सारे जो इंटरव्यू था ना पूरा ऐसे ही चल रहा था, ऐसे वर्चुअली चल रहा था, तो कोई मतलब नर्वसनेस जो जितना होता है उतना नहीं रहता था। अब जब सामने से एक इंटरव्यू दोगे आप, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा ही होगा जैसे आप वर्चुअली देते हो। तो वैसे ही इंटरव्यू चला हमारा, तो सर इज सो इम्प्रेस विथ मी एंड बोले कि तुम्हारा 3D भी अच्छा है एंड DMP प्रोजेक्शन आल्सो गुड, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम लोग एनवायरमेंट जर्नलिस्ट में तुम्हें ट्रांसफर करने हैं, जिसमें हम लाइक टू 3D में भी काम कर सकते हो एंड एनवायरमेंट DMP में भी काम कर सकते हो। तो लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा चीज था, क्योंकि मैं एनवायरमेंट के लिए स्टार्टिंग से मैं बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लगता था कि मतलब जो इंटरेस्ट जो था ना मेरा एनवायरमेंट में ही ऑलवेज था। तो जब मेरे को ऐसा बोला गया कि हाँ सर मैं खुशी खुशी कर लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। देन आफ्टर द वो चीज इंटरव्यू के बाद मेरे को डर लग रहा था कि ये लोग सिलेक्शन करेंगे कि नहीं। देन मैंने फ्रेम स्टोर गया, फ्रेम स्टोर में क्या हुआ, डायरेक्टली मुझे वापस से रिजेक्ट किया गया था एक्चुअली। कोई नहीं, वो रिजेक्शन तो सक्सेस पाने का ही सबसे मेन सीढ़ी है भाई। अगर आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे लोग तो आपको सक्सेस का मजा नहीं आएगा। रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो उससे तो कभी डरने का भी नहीं होता। जी सर। तो एक्चुअली क्या हुआ ना सर, फ्रेम स्टोर में लाइक सारे के सारे लाइक फॉरेनर्स थे वहां पे, एक्चुअली फॉरेनर्स जो एचओडी एंड ऑल दोस थे, और मेरा नर्वसनेस वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा था। तो मैं वहां पे गया, बट बहुत काइंडली वो लोग बात किए मेरे को। एंड इट्स लाइक वो लोग पूरा ऐसे 4 लोग की 5 लोग थे, पूरा एचओडी, आर्टिस्ट, मैनेजर, ऑल मतलब जैसे डीनेक में एक ही सर थे हमारे और इंटरव्यू कर रहे थे, एंड सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग थे, बट फ्रेम स्टोर में सारे एक साथ ही इंटरव्यू ले रहे थे। और वहां पे मेरे चांसेस इसलिए नहीं थे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एमपीसी के 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस बंदे ऑलरेडी वहां पे थे। या सो आफ्टर दैट थिंग कि मेरे को लग रहा था कि मेरा तो जॉब होगा नहीं, मैं यहाँ आ गया, मतलब मेरा पैसा खर्च हो गया, ये हो गया, मैं वही सोच रहा था। तो इसलिए थी लाइक फिर सोचता सोचते फिर यू नो एक मोटिवेशन आता है। मेरी जो बहन है लाइक राखी सिस्टर्स आकांक्षा ही है, तो आकांक्षा इज दैट कि लाइक तू ज्यादा ही टेंशन ले रहा है, तूने अच्छा इंटरव्यू दिया है, तेरा हो जाएगा, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। तो उस टाइम मेरे को एक कंपनी से ऑफर आ सकता था, मतलब वो जो जहाँ पे काम कर रही थी, उसने मैं बोला कि तू वहां पे बोल दे, मैं कर लूंगा, वहां पे कुछ भी काम करूंगा। मतलब ऐसा दिमाग में था कि नहीं भाई अभी काम नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे जैसे ही जॉब चाहिए, ऐसा सोच के मैं ऐसा बोला था। तो उसने समझाया कि तूने ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दिया है और वो लोग इतने खुश हैं तेरे से, एंड देन तू यहाँ पे चला जाएगा, फिर बोलेगा कि फिर वहां से ऑफर आएगा तो तू क्या करेगा वहां पे, ऐसे कुछ तो हो नहीं सकता। तो तू थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, वो लोग तेरा सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड होगा तो ऑब्वियसली कॉल करेंगे। आफ्टर द शॉर्टलिस्ट 1 मंथ या 2 वीक्स के बाद मेरे को एक कॉल आया कि इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड
तो आपको हम मेल कर देंगे ऑफर लेटर। तो मैं एक हफ्ते मेरा दिमाग घूम रहा था कि भाई कब मेल आएगा, मैं हर दिन आके मेल चेक कर रहा था, मेल आया क्या, मेल आया क्या। आई थिंक दिस टाइप ऑफ टाइम एक्चुअली ये जो दिसंबर टाइप, ये 1 ईयर हो गया मेरा, आई थिंक सो फेब में 1 ईयर हो जाएगा। तो इस महीने मेरे को ऑफर लेटर आया था एंड फेब में मेरा ज्वाइनिंग था। तो मेरा ऑफर लेटर आ गया एंड देन आई गॉट जॉइन देयर, और उसके बाद started the journey as a environment artist and DMP. ग्रेट। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीएमपी आर्टिस्ट का मतलब होता है डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट, जिसमें लोग कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट या फिर ऐसे सीन्स क्रिएट करना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, और साथ ही साथ उस तरीके के सीन को शूट करने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, तो उसको उस कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और शूटिंग सपोज मान लो कि एक छोटा सा शॉट है और वो ऐसा सीन चाहिए, और वो सीन सपोज किसी फॉरेन कंट्री में है भी, तो पूरी यूनिट को वहां ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली वहां पे कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन में शूट करके और उसे डिजिटल मैट पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग एक मैट पेंट बनाते हैं, और उसके साथ फिर उसको मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि उसको कंपोज कर दिया जाता है। एंड जब आप फिल्म देखते हो तो यू विल फील लाइक दैट द कैरेक्टर इज इन दैट प्लेस इटसेल्फ, सो दैट इज कॉल्ड मैट पेंट आर्टिस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लेते हैं कि अंशुमन एक बात बताइए कि ये मैट पेंटिंग आर्टिस्ट अगर कोई बनना चाहता है, सपोज बिकॉज जैसा कि आपने बताया मैट पेंटिंग आर्टिस्ट अभी डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट हो गया है, और ये डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में चीजें बता दूंगा, सो डोंट वरी। आप राइट। हाँ जी सर। हाँ, आप ये बताइए कि ये मैट पेंट आर्टिस्ट जो होता है ये कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करता है, और बेसिकली इनका जॉब रोल क्या होता है, इनको करना क्या होता है? मैट पेंट आर्टिस्ट मोस्टली वर्किंग फॉर फोटोशॉप। मैट पेंट जैसे होते हैं कि हमें एक रेफरेंस मिलता है बहुत सारी चीजों का, एंड देन उसके बाद हमें एक प्रॉपरली एक लाइक ऐसा होता है कि राइट नाउ यू कैन, आपको एक माउंटेन एंड ऑल दोस थिंग दिया जाएगा वहां पे, बट माउंटेन में आपको ट्रीज और बहुत सारी चीजें ब्लर हो रहा होगा, तो हमें वहां पे हाईलाइट करना पड़ता है लाइक ट्रीज और ऑल दोस थिंग को, वैसे मैट पेंट करना पड़ता है वहां पे, वैसे फोटोशॉप में मतलब करना पड़ता है ऑल दोस थिंग्स, एंड देन उसके बाद उसको प्रोजेक्शन करना पड़ता है इन न्यूक। और वहां पे न्यूक में आप लाइडर ले सकते हो, ज्योमेट्री के हिसाब से कार्ड लिख सकते हो, बट वहां पे एक चीज होता है लाइक बहुत सारी चीजों में कैमरा एंड ऑल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय मैटवर्क टीम, तो वहां से हम न्यूक एंड मोस्टली फोटोशॉप ही यूज करते हैं। एंड इफ यू आर आप माया में और ये सारी चीजों में आप 3D में आप कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब यहाँ पे स्टूडियो में अभी ऐसा चल रहा है कि सर आप कितने सॉफ्टवेयर जानते हो, लाइक आपको फैमिलियर कितने सॉफ्टवेयर है। इफ यू आर गुड इन माया 3D एंड इफ यू आर गुड इन फोटोशॉप, इफ यू आर गुड इन न्यूक, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से लोग चाहते हैं कि मतलब जो हमारे एचओडी भी बोलते हैं, आप ट्राई करो कि कोई चीज आपको मतलब कोई न्यू सॉफ्टवेयर जो है आपका माया 3D आप लर्न करने के लिए सीखो, ऐसा ना हो कि आप एक जगह में रह जाओ, राइट। सो मोस्टली मैट पेंटिंग आज फोटोशॉप एंड न्यूक यूज करो। ग्रेट, ओके। सो और ये अगला सवाल एक और ले लेते हैं हम आपसे कि इन्वायरमेंट आर्टिस्ट जो होता है, एनवायरमेंट आर्टिस्ट उसका क्या जॉब रोल होता है, वो क्या करता है? Now environment artist and DMP artist going to be merged actually. दोनों का मर्ज हो रहा है, क्योंकि जो एनवायरमेंट आर्टिस्ट करते हैं वही सारी चीजें डीएमपी आर्टिस्ट करते हैं। जो एनवायरमेंट आर्टिस्ट जो करते हैं उनमें टाइम चाहिए होता है, ओके, बिकॉज डीएमपी में जस्ट 2D करके वहां पे हम लोग डीएमपी कर देते हैं और वो 3D जैसा दिखता है। मोस्टली इंडियन फिल्म्स आर गोइंग ऑन डीएमपी एक्चुअली, क्योंकि इंडियन फिल्म्स में बहुत सारे डीएमपी होता है, और जो बाहर के जो मूवीज होते हैं वहां पे एनवायरमेंट आर्ट सीजी किया जाता है। सो थिंग इज कि अभी बाहर के मूवीज में भी डीएमपी किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे मूवीज देखा जहाँ पे डीएमपी हो रहा है, लाइक हॉलीवुड मूवीज में। हॉलीवुड मूवी में डीएमपी को इतना हाईलाइट नहीं करते थे। मैंने द सेम थिंग आई एम जस्ट आस्किंग टू माय सम ऑफ माय पीएल कि वहां पे हो नहीं रहा है क्या, मतलब तो ही सेड कि हॉलीवुड मूवीज में अभी स्टार्ट हो गया है काम डीएमपी थिंग, क्योंकि एनवायरमेंट सीजी बनाने में ऑब्वियसली नीड टाइम, राइट। सो इसकी वजह से दैट्स द थिंग। ओके, ग्रेट।
सो बेसिकली एनवायरनमेंट आर्टिस्ट और मैट पेंटिंग आर्टिस्ट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब ये एनवायरनमेंट आर्टिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं 2D वाले, एक होते हैं 3D वाले। 3D वाले वो होते हैं जो कंप्लीट चीजें 3D में जनरेट करते हैं, और ये खास करके कुछ साई-फाई मूवीज या फिर अगर आप बात करें एनिमेटेड मूवीज तो उसमें ज्यादातर यूज होता है। और ये क्यों यूज होता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में चीजें समझा दूंगा। अभी बढ़ते हैं फिलहाल अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये है कि अंशुमन आप ये बताइए कि एज अ डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट अगर किसी बंदे को सपोज डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट बनना है तो उसको किस तरीके की सोरिल उसको बनानी चाहिए, सोरिल में क्या रखना चाहिए? प्रोजेक्शन, ओनली प्रोजेक्शन सर। और बहुत सारे इंटर्नशिप चल रहा है, आप लोग इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वंस यू इंटर्नशिप ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको पेड इंटर्नशिप मिल रहा है। मतलब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो लोग खुद पे करेंगे। एंड द थिंग इज कि आप न्यूक एंड फोटोशॉप आपको साफ होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली मैक्स नहीं तो माया 3D का एक सॉफ्टवेयर जो भी है आप ले सकते हो। क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन करने जाते हैं मोस्टली हम ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो वहां पे जो लाइडर होता है वो लाइडर के पास हमें 3D का चीज मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि माया में क्या होता है। हमें ऐसा नहीं ब्लैंक नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट, मतलब एज ए मैट पेंट आर्टिस्ट को। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नॉलेज सब चीज का रखना। ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली सोरिल में आपको ज्यादातर मैट पेंट आप 2D वाला भी दे सकते हो, और फिर उसको प्रोजेक्ट करके भी बिफोर एंड आफ्टर अगर दिखाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैट पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं बेसिकली वही उनका काम होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल यह है कि एज अ डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट अगर कोई बंदा फ्रेशर ज्वाइन करता है तो किस तरीके की सैलरी उसको मिलती है, और अगर वो 4 साल 5 साल अच्छे से मैट पेंटिंग आर्टिस्ट में काम करे तो वो कितना कमा सकता है? दिस इज मैं नहीं बोल सकता, लाइक मेरा तो नहीं बोल सकता, बट हाँ दूसरों का मैं बोल सकता हूँ। इट्स अबाउट, मैंने एक्चुअली मैं सच बोला, मैं अच्छी कंपनी में हूँ तो मुझे अच्छा सैलरी मिल रहा है, मतलब एज ए लाइक माय एक्सपीरियंस। बट बात किया जाए लाइक जो पहले थे कलीग्स और लाइक 2019 के टाइम्स में, तो उनको जितना सैलरी मिल रहा था तो उन्होंने जब बोला था कि मुझे इतना सैलरी मिल रहा था, तुझे तो इतना मिल रहा है, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे को इतने में तुझे इतने सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। तो इट्स लाइक कि वो जो एक्चुअली दिस फर्म, हिज नेम इज हर नेम इज समथिंग लाइक आई डोंट नो, वो लंदन में ही है, वो लंदन ग्रुप से मैं बात मतलब वो उनको कितना सैलरी मिलता है, मतलब वो कितने सैलरी पे जो एक सीनियर मैट पेंट आर्टिस्ट है आफ्टर 4-5 इयर्स कितना अर्न कर सकता है, उसको कितनी उसकी सैलरी कितनी हो सकती है? आर्टिस्ट अभी 1 लाख ऊपर मिलता है, 1 लाख से ऊपर। तो दोस्तों नोट करना इस बात को, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप एज अ मैट पेंटिंग आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेशर रेंज होता है वो 20 से 30 के बीच में हो सकता है, और अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो 15 से भी स्टार्ट होगा। बट डोंट वरी अबाउट दैट, 15 से भी अगर स्टार्ट करते हो तो विद इन 3 और 4 ईयर्स आपने देखा कि अंशुमन ने बताया भी कि इनके जो सीनियर्स हैं 3 इयर्स तक नहीं जाएगा, आपका 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 25-28, तो आपको 1 साल के अंदर ही 28-30 हजार तो ऐसे मिलने लग जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाते हो और कुछ साल अगर आप इस इंडस्ट्री में बिताते हो तो आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ क्रॉस हो सकता है, 1 लाख पर मंथ। जैसा कि अंशुमन के कई सीनियर्स हैं जो ले भी रहे और सबको ही लेता है। आज अंशुमन काम कर रहा है, कल को अंशुमन का भी 2-4 साल बाद जब मैं आपको इससे मिलवाऊंगा तो इसकी सैलरी भी लाख रुपए हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो फील्ड है बहुत क्रिएटिव है, और अगर आप इसमें अपना स्किल को डेवलप करते हो, अगर आप इसमें दिल लगा के काम करते हो, इसको अच्छे से सीखते हो, तो भाई इस इंडस्ट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हाल ही में हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था कंपोजिटर, सीनियर कंपोजिटर आर्टिस्ट जिनका तकरीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। आपने उनको अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलेंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए बात करते हैं आगे, और हम अगला सवाल लेते हैं अंशुमन से कि अंशुमन, डिजिटल मैट पेंट आर्टिस्ट जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट कौन कौन से स्टूडियो में अभी चल रही है? राइट नाउ डिजिटल मैट पेंटिंग 3D में चला जा रहा है थोड़ा सा, मतलब 3D हाँ, तो इसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन से स्टूडियो में है? बेसिकली कौन कौन से स्टूडियो में जॉब मिलेगा? टेक्निकलर, नील,
एमपीसी अभी डीनेक में भी है, एंड अभी रिक्वायरमेंट डीनेक में नहीं है एज ए डीएमपी आर्टिस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डीनेक में। मैंने पूछा भी था, मेरे 2-3 दोस्त पूछ रहे थे, तो बट हाँ। और कोई स्टूडियो और लाइक फ्रेम स्टोर में भी है, फ्रेम स्टोर में भी है, फ्रेम स्टोर में ही है, रिडिफाइन, देन बहुत सारी लाइक वो जो एनएफ या जो वीएफएक्स वाला, NYVFX वाला, हाँ वही, उनमें भी मतलब बहुत सारे काम किया है उन्होंने, लाइक बहुत अच्छा काम किया है। और मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टूडियोज जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं साउथ इंडियन, मतलब चेन्नई के, तो उनका मतलब वहां पे जाके रहना बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली अबाउट द लैंग्वेज, बट आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो या मतलब अच्छा इंग्लिश भी नहीं, मतलब वहां की इंग्लिश भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली उनकी लैंग्वेज, वहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर है, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अगर आप मोटा मोटी अगर इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, तो देन देखो किसी भी स्टेट में आप जाओ, आप किसी भी स्टेट में जाओ, यू नीड टू मैनेज और यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज। बिकॉज मैं जब कोलकाता से निकल के जब मैं उड़ीसा गया था, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वहां का लैंग्वेज, लेकिन मैंने सीख लिया उस लैंग्वेज को, मैंने लैंग्वेज को सीखा, मैं आराम से उड़िया समझ सकता हूँ, उड़िया बोल सकता हूँ, उड़िया मैंने फिल्में देखता था, मैं मतलब समझ सकता हूँ। तो आपको ये चीज समझना होगा कि आप अगर चेन्नई में जा रहे हैं, देन यू हैव टू लर्न तमिल, तेलुगु, जो भी वट एवर द लैंग्वेज इज देयर, आपको सीखना पड़ेगा, रह के हो जाएगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि नहीं मैं क्यों सीखूं, मैं तो भाई इंडियन हूं, मैं हिंदी ही बोलूंगा, तो भाई तुम लाइफ में कभी फॉरेन जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन में इंग्लिश चलता है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन फंडा। सो अब बहुत प्यारा लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु बहुत प्यारा लैंग्वेज है, सीखो ना यार, लैंग्वेज सीखने में क्या बुराई है, तो आप कर सकते हो। और एक सर आईएलएम में अभी बहुत सारे इंटेंसिव चल रहा है, आपके जितने भी लाइक स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ द व्यूअर्स, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग जाके अप्लाई करो, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ बहुत बड़ा स्टूडियो है, एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जो भी देख रहे हो, मतलब क्योंकि कोई चीज मिल रहा है और आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता कि वहाँ पे इंटेंसिव चल रहा है अभी, एंड आप लोग जितने भी देख रहे हो जाके अप्लाई करो वहाँ पे, इट्स अ बिग स्टूडियो, एंड ऑल्सो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी। एग्जैक्टली, और मैंने आईएलएम के बारे में आप लोगों को बताया भी है, आईएलएम के आर्टिस्ट का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, आपने देखा होगा, लुक डेवलपमेंट आर्टिस्ट का इंटरव्यू था, तो उसे भी आप देखिए, वो सिंगापुर में जॉब कर रहा है, इंडियन है, हमारे कलीग रह चुके, और वो सिंगापुर के आईएलएम को ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उसकी भी पूरी इंटरव्यू वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर उसे देखो, जितना देखोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि अंशुमन ने बताया, आईएलएम में भी क्योंकि आईएलएम अभी मुंबई में भी खुल चुका है उसका ब्रांच, तो आपको वहां पे काफी सारे इंटर्नशिप के लिए हायर किया जा रहा है, तो आप जाओ इंटर्नशिप दो। और आईएलएम भाई इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टूडियो है, जिसके कुछ लोगों ने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बना दिया था मेरे भाई, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस मतलब स्टूडियो में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। वहां अगर फ्री में भी रखे ना तो रह लेना, सीख लेना, क्योंकि वहां से जब सीख के निकलोगे ना, तो फिर आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपए देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि आप उस लेवल का काम जान चुके होंगे। ओके ग्रेट। सो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल यूट्यूब पे आते हैं, वो लोग, या भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं यूट्यूब पे मैंने देखा है, जिन्होंने ऐसा बोलते हैं कि यार तुम्हें इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, तुम मतलब किसी इंस्टीट्यूट से क्या यूट्यूब से ही सीख सकते हो आराम से। अब अंशुमन, आप मेरे को एक बात बताओ कि आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपने कभी कोई इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात हुई है, ऐसे कलीग से, जिन्होंने बिना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब से सीख के और सीधा टेक्निकल या एमपीसी ज्वाइन कर लिया? नो सर, इट्स नॉट। और सर पता है, ये जो चीज जो भी बोल रहे हैं, वो काम तो मुझे नहीं लग रहा इतने बड़े जगह में कर रहे होंगे। मेरा भी ऐसा था दिमाग पहले, क्योंकि जब मेरे एक दोस्त को मिला, जो मेरे एक दोस्त है, वो ऑल्सो ही इज ए फोटोग्राफर, एंड उसने बोला कि भाई देख, हम लोगों को थोड़े ना
जा जॉब कर, ऐसे किया जाएगा इंस्टीट्यूट में। हमें बेसिक सिखा जाता है, क्योंकि आपको बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग में पहले क्या क्या करना है उसके हिसाब से आपको वहां पे दिया जाएगा सारी चीजें, कि वो सारी चीजें यूज कर सकते हो और वो सारी चीजें बिल्डअप करोगे। तुम्हें खुद को ही सामने रखना है, खुद को ही आगे देना है। तो इट्स नॉट लाइक कि इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करोगे। मैं इंस्टीट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया तो इतना स्मार्ट नहीं होता, मैं फील्ड के बारे में अपने आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं कहीं जाकर इंटरव्यू दे पाऊं। बिल्कुल। सो यही मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में मैं हर इंटरव्यूअर से, क्योंकि अगर देखो आप यूट्यूब से सीख के यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो मेरे भाई, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, प्रॉपर वे में काम करनी है, अपने आप को ग्रूम करना है, तो मेरे भाई आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ेगा, बल्कि कोई ना कोई फैकल्टीज, कोई ना कोई मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा, जो आपको ये बताएगा कि इंडस्ट्री में जाते कैसे हैं, आपको ये बताएगा कि आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको बात कैसे करनी है, या आपको ये बताएगा कि आपको उस टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे जहां से भी आप करो, जिस भी सिटी से हो, वहां पे जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो भी अच्छा सिखा रहे हैं, वहां के फैकल्टी जो अच्छे हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो बिना इसको, क्योंकि आपको आपने कहावत सुना होगा कि अगर आपको भगवान श्री राम का दर्शन करना है ना, तो पहले आपको हनुमान से मिलना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग कि बेसिकली कि अगर आपको कहीं पे भी, अगर आपको मंजिल पे जानी है, तो पहले आपको अपना पांव पहले पावदान पे रखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। सो कोई भी चीज एक प्रॉपर गाइडलाइन से सीखी जाती है, प्रॉपर वे में सीखी जाती है, अदरवाइज फिर वो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ लो एकदम देसी भाषा में। बढ़ते हैं एक और सवाल, और हम धीरे धीरे अपने एपिसोड के एंड की तरफ जा रहे हैं। तो एक और सवाल हम अंशुमन आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर सपोज मान लो कि कोई बच्चा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, कोई बच्चा इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है। बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम सिलेक्शन कैसे करें, लाइक हमको करना क्या है, मतलब हम किस फील्ड में जाएं, कौन सा फील्ड बेहतर है, ठीक है, अगर हम बीएफएक्स सीख रहे हैं तो कौन सा पार्ट, ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? आपके हिसाब से आपका क्या राय है कि कैसे डिसाइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर, आई थॉट, मैं जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया एंड देन मुझे 3D में बहुत मन लगता था। मैं न्यूक, एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ, आप जब पढ़ाते थे, आप द लोएस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मतलब मैं सबसे मतलब जो बैक बेंचर होते थे ना सर, हर टाइम डांटते थे, भाई तूने ये होमवर्क नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। आई रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स, बट थिंग इज कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया है मेरे में, देन जाके मुझे एक जॉब मिला है। तो बात ये कि सर 3D में मैं था पहले, देन डीएपी में गया, तो इज द थिंग कि मेरे को एक चीज होता है कि आपको ऐसे नहीं है कि चूज करना है, आपके पास नॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट से निकले हो, आई यू हैव ऑल नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके, आपको कैसे यूज करना है सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज ऑलरेडी दिमाग में है। इफ यू आर चूजिंग एक सॉफ्टवेयर, आप ऑलरेडी चूज कर लिया एक सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए तो आसानी है कि आपको 3D मॉडलिंग में जाना है, कि न्यूक चूज कर लिए तो आपको कंप्यूटिंग या डीएमपी आर्टिस्ट कोई भी न्यूक का सॉफ्टवेयर चूज किए हो, तो लाइक ऐसे जाना है। न्यूक का चूज किए तो 3D में, 2D में जाना है, 3D का चूज किए तो माया या समथिंग लाइक जीवरस मॉडलिंग में जाना है, राइट। तो बात ये है कि आपको दोनों अच्छा लगे, लाइक मेरे को 2D भी अच्छा लगता है और 3D भी अच्छा लगता है ऑलवेज, तो मैं कभी डिवाइड नहीं करता ये सारी चीज। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि आपको सीखना है बहुत सारी चीजें, आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने सब सीख लिया है, मेरे को अभी जॉब चाहिए, अब नहीं, ऐसा दिमाग में मत रखो, क्योंकि एज ए सर्टेन एज आप ऑलरेडी, जब भी आपके व्यूअर्स हैं सर, आप लोग ऑल मतलब 20-25 इतने ही एज के होंगे, तो अभी ऐसा मत सोचो कि मेरे को इतना बड़ा जॉब चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए, ये मत सोचो। ये सोचो कि मुझे और सीखना है और आगे बढ़ना है, ये करना है। तो आप उसके बाद जाके आप लोग लाइक दिमाग, आपके एक चीज होगा कि हाँ भाई मैंने सीखा था ये, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत अच्छा आता है, हाँ मैंने यहाँ पे ये सीखा था, मुझे ये सॉफ्टवेयर अच्छा होता है। तो ये चीजों को आप नेक्स्ट स्टेप आप रिज्यूम या ऑल लोग मतलब थोड़ा सा पॉइंट आउट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज मैं इसमें जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ज्यादा अच्छा हो रहा है इसमें। वो अपने आप हो जाता है कि आपकी जो चीजें होता है कि अपने आप खींच लेता है कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए और ये मुझे जाना है इसमें। ग्रेट, बिल्कुल। ओके, एक और सवाल लेते हैं और उसके बाद हम आज के इस एपिसोड को
यहीं पे समाप्त करेंगे। सो अंशुमन, एक चीज और बताइए कि जब आप इंटरव्यू देने गए, फ्रेम स्टोर की जो आपने बात करी, जब आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं? इंटरव्यूअर जो होते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताओ ताकि बच्चे लोगों को क्लियर हो जाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल पूछते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए पूछते हैं, और इंट्रोडक्शन में आपको जैसे इंट्रोडक्शन देना है, बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। देन आपका कोई रेफरेंस होगा या कोई वही और डीनेक में या कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, तो यू कैन टॉक टू दोस पीपल कि क्या कर रहे हैं, मतलब उनको रेफरेंस के लिए बोल सकते हो कि आप मुझे रेफरेंस दे दो। तो एक पॉइंट होता है वहां पे कि आपका एक रेफरेंस में आए हो। तो उसके बाद जो आपके एचओडी या कोई भी इंटरव्यू होगा वो पूछेंगे कि आपका कितने एक्सपीरियंस है। अब वहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू को चाहिए क्या। एक चीज है कि आपको काम अच्छे से आना चाहिए। एक्सपीरियंस जो चीज है सर वो ऑब्वियसली मैंडेटरी है, बट द थिंग इज कि इंटरव्यू को समझाना चाहिए कि मुझे मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये है, तो मुझे यहाँ पे जॉब होना ही चाहिए। आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को कम एक्सपीरियंस है और मेरा इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसे नहीं दिखाना है आपको। ऑब्वियसली एक इंटरव्यू क्यों चाहेगा आपको जॉब में लेने के लिए, क्योंकि मेरा एक भाई है जो एचआर है, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि लाइक हाउ टू बी लाइक टॉकिंग टू समवन। आई मीन पहले से आप कैसे बात करोगे एक इंटरव्यू से। तो मैंने उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लिया था पहले इंटरव्यू जाने के पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू पूछेगा कि तेरे पास है क्या जो मैं तेरे को अंदर लूं। हाँ, तो लाइक ऑब्वियसली दैट्स द थिंग कि आप जब इंटरव्यू जाए ना, आपको बेसिक चीजें, आपका जो पोर्टफोलियो है आप ऐसे प्रेजेंट करना वहां पे कि सर मुझे ये चीज पर्टिकुलरली ये मुझे ऐसे आता है, ये चीज मैंने खुद बनाया है, ये चीजें वहां पे ऐसे समझाना है। सर वो क्वेश्चन करेंगे उसमें, बट उनको भी टाइम देना कि किस चीज में क्वेश्चन करना है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये मुझे बताना है तो उसमें से मुझे क्वेश्चन आएगा और उसमें से ही मुझे आंसर देना है। अब वहां पे आपको जब टॉपिक आप निकालोगे वहां से, तो वो वहां से क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो आप वो टॉपिक आपका ही होगा, तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी पता होगा। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज बोलो अंशुमन। जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक ऐसे रखो इंटरव्यू के सामने, ऐसे समझाओ उसको कि मैंने इसमें कौन कौन से डिटेलिंग किया है, कौन कौन से मॉडलिंग में कैसे प्रोजेक्शन किया है, वो सारी चीज समझाओगे। तो उसके बाद वो भी उसी चीज में क्वेश्चन करेगा, भाई तूने इसको ऐसे क्यों किया, ऐसे भी कर सकता था। तो उसके बाद एक फैमिली मतलब फ्रेंडली वाला इंटरव्यू नहीं, मतलब एक कन्वर्सेशन चला होगा, और वो जाके समझ पाएगा कि हाँ वो जो एम्प्लॉई है, जो बंदा आया है वो कितना टैलेंटेड है और कितना काम कर सकता है और कितना एक्साइटेड है ऑफ मतलब जॉब के लिए। Great. Thank you so much, Ansuman. Thank you so much for coming to this episode. Thank you so much. आप यहाँ पे आए और आपने अपना important knowledge, experience शेयर किया। ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार बच्चे डरते हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अंशुमन भी आप में से एक है। ये बहुत बड़ा स्टार अभी नहीं बना है, ही इज जस्ट अ राइजिंग स्टार जो कि पूरी तरीके से चमकने के लिए तैयार है, और चमकना, इसमें चमक आनी भी शुरू हो चुकी है। वो आप में भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, और इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि यार हम होगा क्या, अभी पहले से ही आप डर जाओगे तो आप कभी भी उस फील्ड में या उस मैदान पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कदम आगे बढ़ाइए। आपको ऊपर वाले, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके गुरुजनों का प्यार, सब कुछ साथ होता है मेरे भाई। कहीं ना कहीं से आपको वो सारी चीजें हेल्प करेंगी और आप बहुत 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 आगे निकल जाओगे। सो थैंक यू सो मच अंशुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे हम फिर बहुत जल्द किसी एक सेशन में, और हम कोशिश करेंगे कि अंशुमन के साथ हम एक प्रैक्टिकल सेशन रिकॉर्ड करें। एंड अंशुमन ट्राई टू लाइक फाइंड आउट अ टाइम, एक टाइम निकालने का, और जिसमें हम 1-1.5 घंटे का एक सेशन रखेंगे जहां पे मैट पेंटिंग जिन्होंने इसने जो किया है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे काम होता है, ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके हमें बताना होगा कि क्या आप उस सेशन के लिए तैयार हैं। अगर हैं तो आप कमेंट करें,
और कमेंट करके हमें बताएं, नहीं तो फिर यार मजा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो मैं इनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि काफी बिजी रहता है और काफी सारा काम रहता है इसके पास, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब आप और वर्क फ्रॉम होम में भाई काम डबल हो जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारा काम भी रहता है, उस बीच में आपके लिए इन्होंने टाइम निकाला। तो अगर आप इनका प्रैक्टिकल सेशन देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए फिर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में अंशुमन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगा, कोई भी डिप्रेस मत होना एक रिजेक्शन से, क्योंकि आपको रिजेक्शन मिलेगा, उसके बाद जॉब फिर फाइनलाइज होगा, फिर रिजेक्शन मिलेगा, ऐसे ऐसे होके आप आगे बढ़ोगे। तो कोई भी मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट था, लो था, बट दैट टाइम आई एम आल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ कि मुझे करना है चीज, मुझे यही करना था और मैं यहाँ पे हूँ। तो आई जस्ट टेलिंग टू ऑल व्यूअर्स, ऑल गाइस कि डिप्रेस मत होना अपनी जॉब को लेके। हाँ, थोड़ा फैमिलीज एंड जो नेबर्स होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, कार्टून बना रहा है, ये सारी चीजें। डोंट बी डिप्रेस, जस्ट लाइक हाँ भाई मैं कर रहा हूँ और एक ना एक दिन दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आई एम ऑल्सो लाइक दैट यू गाइस, कि मैं भी वैसा ही सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी जिस मूवी में काम कर रहा हूँ, भाई रुक जा, 26 को आ रहा है, मेरा नाम आएगा मूवी में। बिल्कुल 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 वही है कि अगर आप हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, ये चीज होती है। अगर आप में हिम्मत है आगे बढ़ने की तो ऊपर वाला भी आपका जोरदार साथ देगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड चलिए फिर कमेंट करके बताइए कि आपको अगर इनका प्रैक्टिकल सेशन चाहिए तो बहुत जल्द लेकर आऊंगा अगला सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।